खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, पाटलिपुत्र का रण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है। इसे देखते हुए सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसलिए बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस पटना पहुंचे और बीजेपी के चुनाव अभियान का आगाज किया। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मनरेगा योजना के तहत हर हाथ को काम देने का वादा किया। साथ ही लॉकडाउन के दौरान प्रदेश वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के रोजगार को लेकर भी चिंता जाहिर की। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में और पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा भी किया। बिहार में वही सरकार बिहार को आगे ले जा सकती है जो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी, इन योजनाओं को अपने लोगों तक पहुंचाएगी। न कि वो सरकार जो केवल केंद्र सरकार के साथ संघर्ष करेगी। जैसा हम बंगाल में देखते हैं कि बंगाल के किसानों को आज भी पीएम किसान का पैसा इसलिए नहीं मिल पाता कि बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री महोदया ने उसकी लिस्ट ही नहीं भेजी। अब नुकसान तो कोई केंद्र सरकार का हुआ ना राज्य सरकार का हुआ, नुकसान तो केवल मात्र किसानों का हुआ। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिहार की जो जनता है निश्चित रूप से फिर एक बार एनडीए पर विश्वास दिखाएंगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने आखिरकार लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ दिया और आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि लालू ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए आने वाले समय में मिल बैठकर समस्या का समाधान ढूंढने की बात कही है। इन सबके बीच ऐसा लगता है कि बिहार के इस कद्दावर नेता को जेडीयू अपने पाले में करना चाहती है। जेडीयू संसदीय दल के नेता लल्लन सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को असट बताते हुए अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर भी दे दिया है। जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने कहा कि रघुवंश सिंह किसी भी पार्टी के लिए बड़ा एसेट है। उनके जैसा नेता अगर हमारी पार्टी में आता है तो उसका स्वागत है। लल्लन सिंह ने कहा है कि आरजेडी ने पैसे की वजह से रघुवंश सिंह जैसा नेता के साथ ऐसा व्यवहार किया और रघुवंश सिंह का हृदय से स्वागत है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि आखिरकार रघुवंश बाबू का सब्र टूट गया और उन्होंने ये निर्णय लिया। तो वहीं जेडीयू संसदीय दल के नेता लल्लन सिंह के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह को एनडीए में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। मांझी ने रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी से इस्तीफा देने को देर से लिया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में आरजेडी की ओर से उनकी बेइज्जती की जा रही थी, इसलिए आरजेडी से नाता तोड़ने का उनका निर्णय सराहनीय है और अगर वे एनडीए में आने का फैसला लेते हैं तो वे इसका स्वागत करेंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद और लालू यादव की ओर से रघुवंश प्रसाद को मनाने की पहल पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि आरजेडी में सीनियर नेताओं की नाकारी का पुराना इतिहास रहा है। लगता नहीं कि रघुवंश प्रसाद मानेंगे। तो आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की कवायद यहां पर देखने को मिल रही है। लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनके इस्तीफे को नामंजूर भी कर दिया गया है, लेकिन वहीं बीजेपी ने तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि आरजेडी में पहले से ही नेताओं को नकारा जाता है और लगता नहीं है कि रघुवंश प्रसाद इस बार मानने वाले हैं। तेजस्वी यादव जो भविष्य के नेता प्रमोट किए गए हैं वो चुप्पी साध लेते हैं और लालू जी क्राइसिस मैनेजमेंट करने उतर जाते हैं। यही कहानी कभी राम कृपाल जी के साथ दोहराई गई थी
और राम कृपाल जी कभी हनुमान कहे जाते थे। उनकी बेइज्जती हुई, उनको तो किसी ने मनाया भी नहीं। अब देखिए कि रघुवंश बाबू किसके कॉस्ट पर बेइज्जत किए जा रहे हैं। उन तमाम माफियाओं, अपराधियों और जो बाहुबली लोग हैं, उनके कॉस्ट पे रघुवंश बाबू जैसे विद्वान, पढ़े लिखे, एक सम्मानित नेता जिसका सभी पार्टियों के लोग विचारधारा से बड़े सम्मान करते हैं, उनकी बेइज्जती हो रही है। अब रघुवंश बाबू मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि रघुवंश बाबू एक बार फिर से आरजेडी में इतनी बेइज्जती और अपमान के बाद पुनर्वापसी करेंगे। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की चिट्ठी पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जेल मैनुअल की धारा 999 की धज्जियां उड़ रही हैं, जो साफ करता है कि कैदी की ओर से राजनीतिक पत्र व्यवहार नहीं किया जा सकता है। सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने पूछा कि लालू प्रसाद यादव को जेल से चिट्ठी लिखने की अनुमति कैसे मिल गई और जेल अधीक्षक ने इसकी अनुमति कैसे दी। ये बेहद गंभीर मामला है। सजा याफ्ता माननीय लालू प्रसाद जी जेल में दरबार लगाने से मन नहीं भरा, तो अब जेल मैनुअल की पुनः धारा 999 की धज्जी उड़ा दी। जेल मैनुअल की धारा 999 यह स्पष्ट कहता है कि राजनैतिक पत्र व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जेल अधीक्षक ने कैसे अनुमति दी इसकी? ये एक गंभीर मामला है और कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से जो सियासी घमासान है वो भी चरम पर नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, रघुवंश बाबू बिहार के बड़े नेता हैं और ये बिहार के लिए बड़ी खबर है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लालू यादव ने भी पत्र लिखा है जेल से, उसको लेकर भी विवाद पैदा हो गया है। लेकिन पत्र के जरिए बिहार में राजनीति काफ़ी जोर पकड़ रही है। सबसे पहले शुरुआत की थी उपेंद्र कुशवाहा ने, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे थे। फिर चिराग पासवान ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और अब रघुवंश बाबू ने इस्तीफा ही दे दिया, एक पत्र लिखकर सादे कागज़ पर। और लालू यादव ने भी जेल से पत्र लिख करके उनको मनाने की कोशिश की है। तो आरजेडी दावा कर रहा है कि मान जाएंगे, लेकिन मान कर चलिए कि वो नहीं मानेंगे, क्योंकि रघुवंश बाबू आवेश में आकर कोई फैसला लेते नहीं हैं। उन्होंने पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, मनाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं माने, और अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है तो फिर पार्टी में वापस आएंगे, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। और जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि रघुवंश बाबू एनडीए के साथ आ जाएं। तो मानकर चलिए कि रघुवंश बाबू अगले 2-4-5 दिनों में स्वस्थ होंगे तो एनडीए के साथ जा सकते हैं। जी श्रीकांत, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने तो उनका इस्तीफा यहाँ पर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वहीं आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी के किसी भी बड़े नेता की तरफ से कोई बड़ा यहाँ पर बयान इस पूरे मामले में निकलकर सामने नहीं आया है। देखिए, बयान क्या देंगे? तेजस्वी यादव रामा सिंह को लाना चाहते हैं पार्टी में और उससे ही रघुवंश बाबू बहुत नाराज हैं। तेजस्वी यादव रघुवंश बाबू को सुन नहीं रहे हैं और उनको महत्व नहीं दे रहे हैं। और राज्यसभा का चुनाव हो या फिर विधान परिषद का चुनाव, उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया। प्रदेश अध्यक्ष का चयन का काम भी बिना उनको भरोसे में लिए किया गया। तो रघुवंश बाबू को जब जब बुरा लगा उन्होंने बयान दिया, लेकिन रघुवंश बाबू के बारे में क्या बयान देंगे तेजस्वी यादव? वो रामा सिंह को लाने पर अड़े हुए हैं और रघुवंश बाबू को ये मंजूर नहीं था। और आखिरकार रघुवंश बाबू ने सब सोच समझकर ये फैसला लिया है। बहुत दिनों तक वो झेल रहे थे, उनको लगा कि अब इस पार्टी में बने रहना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनकी पूछ नहीं थी, बिल्कुल उनको नज़रअंदाज कर दिया गया था, उनकी उपेक्षा हो रही थी, उनके पास कोई काम नहीं रह गया था। और ऐसे में उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। और फिर दोबारा रघुवंश बाबू चले जाएंगे, मुझे इसकी गुंजाइश नहीं दिखती है, क्योंकि रघुवंश बाबू वैसे नेता नहीं हैं जो प्रेशर टैक्टिक्स अपनाएं, जो दबाव बनाएं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। उन्होंने जब फैसला ले लिया इस्तीफा देने का तो ले लिया, वापस अब नहीं लेने वाले हैं। तो मानकर चलिए कि आरजेडी में नहीं जाएंगे, भले वो जेडीयू बीजेपी के साथ भी ना जाएं, लेकिन आरजेडी में तो वापस नहीं जाएंगे।
जी। हालांकि अभी नुकसान ज़्यादा न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं। पार्टी के प्रवक्ताओं को कोई बयान नहीं देने का निर्देश दे दिया है। पार्टी का कोई नेता नहीं बोल रहा है। बोलेगा अभी क्या बोलेगा रघुवंश बाबू के बाद? रघुवंश बाबू तो आरजेडी के लालू के बाद सबसे बड़े नेता थे जी। और पूरे मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और बिहार में नहीं पूरे देश में आरजेडी की प्रतिष्ठा बढ़ी है उनकी वजह से। अगर कर्पूरी ठाकुर के ज़माने से लालू यादव के साथ हैं और उन्होंने केवल इसलिए छोड़ दी पार्टी कि उनकी उपेक्षा हो रही थी, उनको आदर सम्मान नहीं मिल रहा था, तो फिर रघुवंश बाबू मुझे नहीं लगता है कि वापस आएंगे। जी। चलिए श्रीकांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार में 20 सितंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इसलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बिहार दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही ये दोनों दिग्गज सीट शेयरिंग पर मोहर लगा देंगे। तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से खास बातचीत की रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष ने। सुनिए। नमस्कार, मेरे साथ हैं अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी। काफी तल्ख तेवर वाले नेता हैं। आप चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं यहाँ पर, आज से प्रभारी भी आ रहे हैं। क्या रणनीति है इस चुनाव की? बिहार का अगले 5 वर्षों का भविष्य कैसा होगा, इसका मार्गदर्शन करने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और कल वह पूरे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे कि बिहार के अगले 5 वर्ष कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, एनडीए सरकार की क्या योजना है, इसी का मार्गदर्शन करने राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। 15 साल से आपकी सरकार यहाँ पर है, आपको नहीं लगता इनकम्बेंसी फैक्टर काम करे? बिल्कुल नहीं। जो विकास किया गया है, जो 15 साल पहले पूरे बिहार में एक सड़क नहीं थी, आज बिहार में सभी जगह सड़कें हैं। 15 साल पहले बिहार में बिजली आती थी तो एक खबर बनती थी कि आज आधे घंटे बिजली आई है। आज बिजली की समस्या दूर हो चुकी है। 15 साल पहले कानून व्यवस्था की यह स्थिति थी कि बसों की किडनैपिंग होती थी और आज कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। इसलिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी उनको झेलना पड़ेगा जिन्होंने 15 साल इस पूरे बिहार को बर्बाद किया। लेकिन जायसवाल जी, अभी चिराग पासवान जिस तरह से हंगामा मचाए हुए हैं, जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर रहे हैं, कितना एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और एनडीए सब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पासवान जो कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, एनडीए पूरी तरह से बिल्कुल एकजुट है। बना चुके हैं। एनडीए एकजुट है। एनडीए में चिराग पासवान है ना? एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, सभी हैं। तो देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी थे जो कह रहे हैं कि एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। लेकिन आपको पता है चिराग पासवान के तेवर काफी तल्ख हैं और वो लगातार जेडीयू के साथ भिड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे और जहां जहां से जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे वहीं पर अपना पहलवान उतारेंगे। चिराग पासवान ऐलान कर चुके हैं कि 15 तारीख के पहले बड़ा फैसला ले लेंगे। श्रीकांत प्रत्युष, जनतंत्र टीवी, पटना। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर रार नजर आ रही है। आपको बता दें कि महागठबंधन की महत्वपूर्ण पार्टी आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस समय भारी टेंशन में है क्योंकि आरजेडी से सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी बातचीत साफ नहीं हो पा रही है। ऐसे में आरएलएसपी इस बार के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कब से चुनाव की तैयारियों में जुटेगी, ये बड़ा सवाल है। तो आरएलएसपी दफ्तर का जायजा लिया बिहार रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष ने। देखिए। तो बिहार में चुनावी गहमागहमी बहुत बढ़ गई है। अब जिस पार्टी के दफ्तर में जाएंगे, टिकट के दावेदारों की भीड़ लगी है, नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के दफ्तर की है। ठीक उसके बाहर आप सड़क देख रहे हैं, पूरी तरह से खाली है, वीरानगी है। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर चुनाव है और यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी का दफ्तर है। आमतौर पर यहाँ भीड़ लगी रहती थी। उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वाले यहाँ जमे रहते थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। सीटों के संख्या को लेकर, बंटवारे को लेकर आरजेडी की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है और इससे मुझे लगता है कि हतोत्साहित हैं, उदास हैं, निराश हैं उपेंद्र कुशवाहा, नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा और पटना में कम समय दे रहे हैं। अभी देखिए दफ्तर में बिल्कुल वीरानगी है।
आप प्रवक्ता है पार्टी के, दफ्तर इतना वीरान क्यों है चुनाव में? वीरान नहीं है और पार्टी के सारे कार्यकर्ता क्षेत्र में काम कर रहे हैं और महागठबंधन को जिताने के लिए 243 सीटों पे कार्य चल रही है। जिसका टिकट फाइनल हुआ वो तो अभी गया ही नहीं मैदान में, आपका सीट भी फाइनल नहीं हुआ, अलायंस भी फाइनल नहीं हुआ, चुनाव प्रचार में चले गए कार्यकर्ता। सब फाइनल है और वैसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि एनडीए का अभी फाइनल हो गया है। तेजस्वी यादव ठीक नहीं कर रहे हैं, भाव नहीं दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को, इतना बड़ा नेता, इतना सीनियर नेता। देखिए भाव दे रहे हैं ऐसा बात नहीं है और शीर्ष के नेता लोग बात कर रहे हैं और जल्द ही इसका घोषणा भी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आप लोगों के लिए बात कर रही है, उपेंद्र कुशवाहा से आरजेडी की बात नहीं हो रही है? सबसे बात हो रही है, जहाँ तक मेरी जानकारी है सबसे बात हो रही है और जब पूरे महागठबंधन में है तो कांग्रेस से भी बात होती है, तेजस्वी जी से भी बात होती है। 20-30 से ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली रालोसपा को कितनी सीटें मिलेंगी इस बार? हम लोग एनडीए गठबंधन में थे तो 23 सीटों पर लड़े थे और अभी सूची दी गई है और हम लोग अच्छे सीटों पर लड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि दावा है रालोसपा के प्रवक्ता का कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब एनडीए के साथ थे 23 सीटों पर लड़े थे और इस बार के चुनाव में उससे ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। वैसे भी 49 सीटों पर दावा ठोक चुका है रालोसपा, लेकिन तेजस्वी हैं कि भाव नहीं दे रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं और उसका असर, साइड इफेक्ट देखिए कि दफ्तर बिल्कुल वीरान है, कोई नेता कार्यकर्ता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो इनके समर्थकों का कहना है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव को उपेंद्र कुशवाहा जैसे अनुभवी सीनियर नेता का सम्मान करना चाहिए और वो जोश खरोश में रहेंगे तो महागठबंधन को ज्यादा फायदा होगा। श्रीकांत प्रत्युष, जनतंत्र टीवी, पटना।